एक बड़ी विचित्र स्थिति, भारत में ऐसे तत्व क्यों हैं जो श्रीलंका में उत्पात हो तो उम्मीद से भर जाएं कि हाँ अब भारत में भी होगा, अतः फिर निराश हो तो बांग्लादेश आ जाए, वहां उत्पात हो तो खुश हो जाए, लड्डू बांटेगा अब तो जरूर होगा भारत में, फिर वहां भी निराश हो जाए तो नेपाल में उत्पात हो तो कहें अब तो भारत बच ही नहीं सकता। ऐसा क्यों करते हैं? देश सबका है, आप ये उम्मीद और अपेक्षा क्यों रखकर बैठे हुए हैं कि भारत में वैसी अराजकता है? अराजकता आ नहीं सकती, वो अलग विषय है, लेकिन जो कोई उम्मीद कर रहा है वो कितना घातक है, ये बड़ा प्रश्न है। मेहमानों से परिचय करा दें, अनुभव चक साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि, अनुभव जी का स्वागत है। डॉक्टर एस.के. दुबे साहब हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, दुबे साहब का बहुत स्वागत है। ए.के. जैन साहब हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के एक्स डीजीपी, जैन साहब का बहुत स्वागत है। अरविंद सिंह जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, अरविंद जी का बहुत स्वागत। अरविंद जी, आपसे बात शुरू करूंगा, फिर जैन साहब के पास, फिर राजनीतिक लोगों के पास। मैं दूसरे देश के लोग कहीं समझ में आता है, किसी देश के, अपने देश के लोग इस बात को लेकर बार बार उत्साहित हो जाते हैं कि अब की जो आग पड़ोस में जली वो भारत में को जरूर जलाएगी। बड़े नेता, छोटे नहीं, चिंटू पिंटू नहीं, एक बड़े वक्ता प्रवक्ता ने मालूम क्या लिखा है, नेपाल के वित्त मंत्री को भीड़ मार रही है, वो भाग रहे हैं, तो उसने उस चित्र के साथ लिखा, बस ऐसे ही सोच रही थी साड़ी में भागना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, भारत की वित्त मंत्री को के ऊपर ये तंज, भारत में वैसी परिस्थिति की कल्पना की जा रही, अपेक्षा की जा रही, कल्पना नहीं, आवाहन किया जा रहा है कि हे उत्पातियों भारत में आ जाओ। अभी मैं उदित राज को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि भारत में ऐसा क्यों नहीं हो रहा, यहां तो महंगाई भ्रष्टाचार सब इतना ज्यादा है, मतलब इस बात की तकलीफ है कि बवाल यहां क्यों नहीं हो रहा। अरविंद जी, जो यह कामना करें कि विदेश में अशांति है तो हमारे देश में भी अशांति हो जाए, ऐसे तत्वों को कहा जाता है विघ्न संतोषी। इनको विघ्न होने से संतोष मिलता है, तो ऐसे भी तत्व इस देश में हैं। और कुछ लोग हैं जो नरेंद्र मोदी को चुनाव में तो हरा नहीं पा रहे हैं, लगातार डिफीट खा रहे हैं, तो उनके मन में कहीं ना कहीं अपेक्षा है कि चुनाव में तो हरा नहीं पा रहे हैं, चलो भैया इसी बहाने, जैसे श्रीलंका में हुआ, जैसे बांग्लादेश में हुआ, जैसे नेपाल में हो रहा है, काश भारत में भी हो जाए कि मोदी सत्ता से हट जाए। लेकिन अमिताभ जी, ये संभव नहीं। संभव इसलिए नहीं है कि विद्रोह होने के लिए दो चीजें जरूरी है, एक है करप्शन और दूसरा है वंशवाद और तानाशाही। मोदी सरकार में करप्शन का कोई आरोप है नहीं, आप चाहे जितनी भी मुंह जबानी आरोप लगा लीजिए, लेकिन ठहरता कुछ नहीं है। और न तो यहाँ वंशवाद है, यहाँ लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर लोग आते हैं। तो और उल्टा विपक्ष करप्शन में भी आकंठ डूबा हुआ है और वंशवाद भी है, और ये तथ्य है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। अब देखिए, नेता प्रतिपक्ष श्रीमान राहुल गांधी भ्रष्टाचार के केस में जमानत पे बाहर हैं और लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि इनके खिलाफ केस चलना चाहिए, प्रथम दृष्टया साक्ष्य है। इनके एक महत्वपूर्ण सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल के जो मुखिया हैं, 5-5 कोर्ट के द्वारा सजा याफ्ता मुजरिम है। और ये सभी पार्टियां, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे कांग्रेस हो, या कोई भी विपक्ष की 99% पार्टियां वंशवाद के शिकार हैं। बाप अध्यक्ष था तो बेटा अध्यक्ष होगा, बाप किसी राज्य का मुख्यमंत्री रहा है तो अगला मुख्यमंत्री उस पार्टी का होगा तो बेटा होगा। तो ये सारी चीजें विपक्ष में है, सत्ताधारी चीजों में कुछ नहीं है। इसलिए भारत में जन विद्रोह की कल्पना भी नहीं की जा सकती है, दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। ठीक है अरविंद जी। जी जैन साहब, 7 जिले उत्तर प्रदेश के, बिहार के कई जिले, उत्तराखंड के कई जिले, हम जहां से हम और नेपाल सीधे जुड़ते हैं, खेत में 1-2.5 फुट का पत्थर खड़ा है, बस वही बताता कि इस पार वाला नेपाल है और इस पार भारत है, बाकी तो कोई विभाजन है नहीं, खुला आना जाना है। मैं खबर देख रहा था कि 20,000 कैदी भाग गए नेपाल की जेलों से, वो बिहार के अलग अलग इलाकों में पकड़े जा रहे हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में पकड़े जा रहे हैं। कितना बड़ा थ्रेट परसेप्शन देख रहे हैं जैन साहब आप?
नेपाल में जो एनआरकी हुई उससे भारत को किन किन मोर्चों पर सतर्क रहना चाहिए जैन साहब? देखिए, बिहार की जेलों में बहुत से ऐसे अपराधी बंद हैं जिनके विरुद्ध इंडिया में भी केसेस हैं, जो इंडिया में भी वांछित हैं। एक्सटॉर्शन रैकेट वाले हैं, टेररिज्म रक्सौल बॉर्डर पे जी, टेररिज्म वाले हैं, गैंगस्टर्स हैं। इनमें बहुत से लोग हैं जो कि नेपाल की जेलों में बंद थे, जिनकी तलाश थी, जो इंडिया इंतजार कर रहा था कि वहां पे ट्रायल खत्म हो तो यहाँ पे ट्रायल शुरू हो। तो ये सब जो हैं ये महत्वपूर्ण हैं। और देखिए, वो ऐसा वैसा पलायन नहीं हुआ है। उन्होंने जाकर कोर्ट्स में कोर्ट की फाइलों को आग लगाई है, उन्होंने निकलने से पहले जेल में आग लगाई है, और पूरी पूरी प्लानिंग के साथ वो वहां से फरार हुए हैं। इंडिया को बिल्कुल चौकस रहने की जरूरत है। इनमें से बहुत से, देखिए, बहुत से तो पॉलिटिकल प्रिजनर्स होते हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है। छोटे मोटे अपराधी होते हैं जो छोटी मोटी चोरी वगैरह करते हैं, उनसे मतलब नहीं है। पर जो बड़े गैंगस्टर्स हैं, जो बड़े टेररिस्ट हैं, और जो बहुत कुख्यात एक्सटॉर्शनिस्ट हैं, जो एक पूरा पूरा रैकेट चला रहे थे रक्सौल बॉर्डर पे, वो सब भी फरार हुए हैं। इसलिए इंडिया को बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। यूपी में चौकसी बढ़ाई गई है। मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड और बिहार में भी बढ़ाई गई होगी। पीएम ने भी जो एसीसी की बैठक है उसको संबोधित किया है, निर्देश निर्गत किए गए हैं। रॉ, एनआईए, आईबी, ये सब के सब जो हैं ये सतर्क हैं, रहना भी चाहिए। क्योंकि अगर कोई गलत तत्व यहाँ पर आकर कोई घटनाएं की, उसका 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 गलत प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पर वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है। मेरा मानना है कि वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, रहेगी, और बहुत अच्छा कार्य डेमोक्रेसी कर रही है। सुधार की अपेक्षा हर जगह होती है, सुधार होना चाहिए। पर यह है कि इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। आप देख ही रहे हैं जीडीपी की ग्रोथ जो है। एक छोटा सा प्रश्न तो खड़ा होता है कि बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और पाकिस्तान तो परमानेंट है ही बवाल जी। हमारे चारों ओर चार बवाल स्थायी भाव से बैठ गए। जो लोग ज्योतिष के विद्यार्थी हैं वो मेरी बात को समझेंगे। अगर चार दुष्ट ग्रह ये चारों तरफ से घेर लें तो कितना भी बड़ा राजयोग हो वो प्रभावित हो जाता है। जैन साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। श्रीलंका में तो कुछ हालात अब धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। बांग्लादेश में अभी भी सामान्य नहीं है। कई फॉरेन पावर्स का नाम इसमें आता है। ओली जो हैं, ये इनका झुकाव चाइना की तरफ था। इनके साथ जो पार्टनर थे देवबा और प्रचंड, इन सब का रुझान चाइना की तरफ ही था। अभी वो चाइना की मिलिट्री परेड में शामिल होकर आए ही हैं। ये जो वहाँ पे एक करप्शन था अनकंट्रोल्ड, और करप्शन के अलावा जो वर्ड कॉइन हुआ है नीपो किड्स, नेपोटिज्म से रिलेटेड जो किड्स हैं, जो बच्चे हैं बड़े बड़े राजनीतिज्ञों के, वो जिस ऐशो आराम से वहाँ रह रहे हैं, विदेशों में पढ़ रहे हैं, जिस तरह की गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके विरुद्ध बड़ा आक्रोश नेपाल में था। और उसी का ये नज़ारा है जो देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल जैन साहब। अब मैं राजनीतिक लोगों के पास चलूंगा, दुबे जी के पास, फिर अनुभव जी के पास। लेकिन एक बात मैं कहूँ, जो बात जैन साहब कह रहे हैं ना, नौजवानों के विद्रोह से कोई संकट नहीं भारत को, उसके पीछे के प्लेयर्स से संकट है जैन साहब, पीछे के प्लेयर्स से। जिस भी देश में अराजकता से सत्ता बदलती है, दुनिया के 2-3 बड़े शक्तिशाली देश इस बात के लिए आपस में लड़ जाते हैं कि अगला इस देश का मुखिया हमारा चेला होगा कि तुम्हारा चेला होगा। देश की देश जेब में रखे जा रहे हैं। देश की देश मोबाइल की तरह जेब में रख लिए जा रहे हैं। ये ओली क्या थे? इनकी डोली कहां जाती थी? क्या थे ओली? जानकार कहते हैं कि ये चाइना के कहने पर उठते थे, चाइना के कहने पर बैठ जाते थे। चाइना कहती थी सो जाओ तो सो जाते थे, कहती थी जग जाओ तो जग जाते थे। संकट ये नहीं है कि बच्चे नाराज हुए और उन्होंने सड़क पर अपना आक्रोश दिखा दिया।
अब जो सरकार गठन की कोशिशें चलती हैं बांग्लादेश में, वो यूनुस मियां तो सड़क पर उतरे नहीं थे जैन साहब। यूनुस को किसने बैठाला? मेरी रुचि यूनुस में भी नहीं, मैं उस ताकत के बारे में चिंतित होता हूं जिसने यूनुस को पपेट के रूप में बैठाला है। देखना यह होगा नेपाल में कौन सी शक्ति का पपेट आकर बैठता है। ये नेपाल के लोगों का तो मैंडेट नहीं होगा ना। आर्मी हेडक्वार्टर में सत्ता तय हो रही है। आर्मी हेडक्वार्टर में आर्मी वाले जाते हैं, किसी भी नेता को उठा लाते हैं जिसकी जरूरत होती है, बोले इनसे भी विचार करने वाले पकड़ ले आओ। ये चिंता का विषय है। खैर दुबे साहब, जब श्रीलंका में बवाल हुआ तो भारत में विपक्ष ने कहा कि अब तो यहां भी होगा, लड्डू बांटो। फिर निराशा हुई, लेकिन समय परिवर्तनशील है। फिर श्रीलंका बांग्लादेश का मसला आ गया, बोला गुरु अब की नहीं बचेंगे। बोला गुड्डू लड्डू लाकर एडवांस रख लो। फिर निराश हो गए। तब नेपाल हो गया। तो कहा जा रहा है कि भारत की गृह मंत्री तो साड़ी पहनती हो तो भाग, और वित्त मंत्री वो तो भाग भी नहीं पाएंगी। मतलब मान के चलना कि भारत में ऐसी परिस्थिति होगी। किस ढंग का मिजाज है दुबे जी? नहीं। और वहां तो पार्टियों के परिवारवाद के खिलाफ भी लठ चला है। भारत में जो लोग नेपाल जैसी परिस्थिति की याचना, कामना और उम्मीद कर रहे हैं, वो एक बार घर के अंदर तो झांक के देख लेते। परिवारवाद के खिलाफ भी लाठी चल रही है दुबे जी। नहीं, देखिए मोदी साहब जी, चाहे बांग्लादेश हो या नेपाल, सबसे पहले तो दोनों की जो सिचुएशन थी उसमें काफी अंतर है। बांग्लादेश में एक पर्टिकुलर पार्टी के खिलाफ दूसरी पार्टी के द्वारा और कुछ लोगों के द्वारा ऐसा अंजाम दिया गया है सत्ता परिवर्तन में। लेकिन नेपाल में ऐसा नहीं है। नेपाल में आप देखिए कि कोई भी राजनीतिक पार्टी बची नहीं है, चाहे माले हो, चाहे नेपाल माले हो, चाहे कांग्रेस हो या दूसरी पार्टी हो, सभी पार्टी को टारगेट किया गया। लेकिन आप ये चीज मान के चलिए कि जब भी इस तरीके के आंदोलन होते हैं तो अराजक तत्व भी उसमें शामिल हो ही जाते हैं, क्योंकि इतना क्राउड होता है कि आपको पहचानना मुश्किल होगा कि कौन इसमें सही है, कौन इसमें गलत है। और इसमें जो गलत लोग होते हैं वो अपना स्वार्थ सिद्ध कर जाते हैं। ठीक है, अब आप देखिए कि संसद जलाई हो या राष्ट्रपति भवन जलाया हो, सर्वोच्च न्यायालय जला दी हो, लेकिन आखिरकार इसका भार किस पे पड़ेगा? आम जनता पे ही पड़ेगा ना। तो कहने का मतलब दोनों में वेरिएशन था। जहां तक हमारे हिंदुस्तान की बात है, देखिए आप इस बात को डिनाई नहीं कर सकते हैं कि हिंदुस्तान में भी हालात अच्छे, महंगाई चरम सीमा पे है। क्या आप कह सकते हैं कि महंगाई चरम सीमा पे नहीं है? क्या आप कह सकते हैं कि बेरोजगारी चरम सीमा पे नहीं है? 88.5 रुपया डॉलर हो गया। सोना 23,000 रुपया बढ़ चुका है एक साल के, लगभग एक साल के अंदर में, ऐसा बताते हैं। चांदी बढ़ गई है। आप सोचिए, सब्जी आज के दिनों में, अभी तो सब्जी सस्ती होनी चाहिए, सब्जियों के रेट बढ़ गए। कहने का तो मतलब नेपाल जैसी स्थिति हो जाएगी, ऐसा कह रहे हैं? सब्जी बढ़ गई है। हम इसको उसके साथ कंपेयर नहीं करेंगे, लेकिन हम इस बात को भी डिनाई नहीं करेंगे कि हालात मेरे यहाँ भी, बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, चाहे से भ्रष्टाचारी हो, शिक्षा के जगत में चोरी चपाटी के मामले हो, भ्रष्टाचारी के मामले हो, इस तरीके के केस हमारे भी है। लेकिन जिस तरीके से हमारे यहाँ जेपी नारायण जयप्रकाश जी ने आंदोलन किया था, संभव है कि उस तरीके के आंदोलन हो, सत्ता का परिवर्तन हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन इसका भी एक पीक पॉइंट आएगा। जब पीक पॉइंट आएगा तभी इस चीज को अंजाम दिया जाएगा। दुबे जी ने सारी बातें बता दी कि तुरैया महंगी हो गई, कि सरसों का तेल, कच्ची धानी महंगा हो गया, सब बात है। लेकिन इस पे नहीं बोले कि सबसे ज्यादा लठ वहां लड़कों ने भांजा है नेताओं के ऊपर। बोले तुम माल खाओ, अपने लड़कों को भी माल खिलाओगे। इस पर कोई नहीं बोल रहा। सारी लड़ाई तो इसी पे है भैया। चना चबेना के लिए युद्ध तो थोड़ी ना हो रहा है। लड़ाई इसलिए हो रही है, मैं लगातार उस निगाह बनाए हुए नेपाल के घटनाक्रम पर। वो कह रहे हैं कि नेताओं ने सारे देश की संपत्ति अपने परिवार के पास झोंक दी। बाप भी राजा, बेटा भी राजा, बेटे का बेटा भी राजा।
उसके खिलाफ लठ चला है। मैं तो भैया दुबे अनुभव चक जी, मैं तो कहूँगा भारत के ऐसे राजनीतिक दल जिनमें वंशवाद का मामला हो, उनको अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। भारत के लिए नेपाल जैसी कामना मत करिए, क्योंकि सबसे ज्यादा लठ फिर कहां बजेगा ये जान लो। इसलिए मैंने कहा, और एक बात कह के अनुभव जी के पास जाऊंगा। दुबे जी ने कहा कि जयप्रकाश जी जैसा आंदोलन, एक बात ध्यान रखिए, 1952 से सत्ता परिवर्तन शुरू हुआ भारत में, मतलब चुनाव शुरू हुआ। उस 52 से लेके और 2025 तक एक भी चुनाव में कभी चुनाव के परिणाम के बाद ऐसा नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री रजिस्टर लेके भाग गया, बोले हम नहीं देंगे तुम्हें रजिस्टर, कर लो, हम कुंडी बंद कर लेंगे, नहीं। और दुबे जी आप इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, आंदोलन जेपी का रहा हो, किसी का रहा हो, हालांकि जेपी जैसे महान संत के आंदोलन से कौन लोग निकले, लालू जी जैसे लोग, वो किन आरोपों में जेल गए, कि कौन से आरोप उन पर सिद्ध हुए, और परिवारवाद, वंशवाद, ये जयप्रकाश जी की शिष्यत्व है। और भारत में केवल और केवल जनादेश से ही सत्ता बदली है जन साहब। कोई मौसम रहा हो, कोई परिस्थिति रही हो, कोई नेतृत्व रहा हो, बंडलिज्म से, अराजकता से, आगजनी से भारत में कभी सत्ता नहीं बदली। इसलिए ये भारत है। और सत्ता के हस्तांतरण में कभी थप्पड़ भी नहीं चला, गोली बंदूक बम तो छोड़ दीजिए दुबे जी। इसलिए भारत को बांग्लादेश और नेपाल बनाने की कामना रखने वालों को अपनी मनस्थिति का इलाज कराना चाहिए। अनुभव चक जी, विपक्ष के तमाम ऐसे विद्वान साथी हैं, उदित राज जी से लेकर और तमाम लोग हैं जो ये तर्क दे रहे हैं कि नहीं नहीं अब तो पाकिस्तान भी निपट लिया, वहाँ भी सड़क पे लोग आ लिए, अफगानिस्तान में भी निपट लिए, श्रीलंका में भी, बांग्लादेश में भी, नेपाल में भी, अब भारत तो आना ही है, अब तो रूट क्लियर है। ये क्या मसला है? देखिए अमिताभ जी, चाहे वो श्रीलंका रहा हो, बांग्लादेश रहा हो, या वर्तमान में जो नेपाल में हो रहा है, जिस तरीके से लोकतंत्र को वहाँ ख़त्म करा जा रहा है, जिस तरीके से अराजकता सड़कों पर करी जा रही है, सबसे बड़े लोकतंत्र विश्व के हम, और यहाँ पे तमाम विपक्ष जो लोकतंत्र और संविधान की दुहाई देता है, वो इसकी निंदा करने की जगह अंदरी अंदर वो ऐसी कामना कि यहाँ पर भारत में भी ऐसे घटनाओं को अंजाम दिया जाए, ऐसी कामना करते हुए दिखाई दे रहा है। ये बहुत शर्मनाक स्थिति है। मुझे तो शर्म आती है ये कहने में कि विपक्ष किस तरह से ऐसी कामना कर सकता है कि दूसरे देशों में अराजकता हो रही हो, और यहाँ अगर हमको सत्ता चुनावों के जरिए, जनादेश के जरिए नहीं मिल पा रही है, तो ये कामना कि इसी तरीके से सड़कों पर यहाँ पर युवाओं को उतार दिया जाए और यहाँ का युवा सड़क पर उतरकर ऐसी अराजकता करके उनके गोल को, उनके स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए आगे आए, ऐसा संभव नहीं है इस देश के अंदर। लोकतंत्र हमारा बहुत मजबूत है, इसलिए ऐसा संभव नहीं है। और दूसरी बात, विपक्ष को जनता को बरगलाने की जगह जो उनके मुद्दे हैं उनको लेकर जनता के बीच में जाना चाहिए। ऐसी कामना नहीं करनी चाहिए। इस देश के लोकतंत्र को किसी भी दशा में खराब करने का, कमज़ोर करने का प्रयास और दूसरे की कमज़ोर स्थिति देख के खुश होने का प्रयास बिल्कुल नहीं करना चाहिए विपक्ष को। मैं तो इतना ही कहता हूँ, और बाकी जनता सब देख रही है। जब चुनाव आएगा, अभी बिहार का आ रहा है, उसमें भी इनको पता लगेगा। जी जैन साहब, भारत विपक्ष को अभी आपने सुना, यहाँ जो दुबे जी ने भी कहा और बाकी विपक्षी सभी नेता कह रहे हैं कि भाई जो सिम्टम वहाँ थे नेपाल में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में, श्रीलंका में, वही सिम्टम भारत में है। बट दुबे जी ने भी गिनाए कि तुरई भी महंगी है, चटनी भी महंगी है, रोटी का आटा ये है, जिससे दैट, सब बोले सब मामला भ्रष्टाचार है, सदाचार है एंड ऑल। आपने एक पूरा जीवन यहाँ एक महत्वपूर्ण
केंद्रीय सेवा में बिताया है, 3.5-4 लाख की एक फोर्स को आपने लीड किया है। आपका तजुर्बा क्या कहता है, क्या भारत कभी वैसा केस रहा है जैसा पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका या नेपाल में दिख रहा है? मेरा बड़ा स्पष्ट मत है जी कि बहुत से ऐसे भ्रष्ट दल हैं, बहुत से ऐसे भ्रष्ट राजनीतिज्ञ हैं जो बयान देने में उनको शर्म भी महसूस नहीं होती है। खुद वो सैयों करोड़ के मालिक हैं और डेमोक्रेसी की और तख्तापलट की बात करते हैं। मेरा ये मानना है कि इंडिया में डेमोक्रेटिक जो रूट्स हैं बहुत स्ट्रांग हैं, डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं स्ट्रांग हैं। कमियां हर जगह हो सकती हैं, पर इस प्रकार की परिस्थितियां कहीं पर भी नहीं होंगी। मैंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखा कि किस प्रकार के बयान अपोजिशन के नेताओं के आए। ये विदेशों में ऐसा नहीं होता है, ये केवल भारत में ही है। विदेश में सब एकजुट हो जाते हैं, बिल्कुल एक साथ रहते हैं सबके सब, और कोई पक्ष विपक्ष नहीं होता। यहाँ तब भी विपक्ष अपनी भूमिका अदा कर रहा था। इससे फौजों का मनोबल, फौज जो बॉर्डर पे है का मनोबल गिरता है, और ये सब बातें अच्छी नहीं हैं। पर ठीक है, पब्लिक मैं समझता हूँ कि यहाँ की बहुत मैच्योर्ड है, सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से देखती है, समझती है, डिसीजन लेती है। हमने इसको समय समय पे देखा है कि किस प्रकार का वोटिंग पैटर्न रहा है, और मैं अवश्य समझता हूँ कि इस प्रकार की परिस्थितियाँ हिंदुस्तान में पैदा होने की कोई अभी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। और डेमोक्रेसी हमारी वाइब्रेंट है, हमारी डेमोक्रेसी जो है वो एक अच्छा कार्य कर रही है, एक फेल्ड इंस्टीट्यूशन नहीं है। बहुत सी जगह जो है वो डेमोक्रेसी फेल्ड इंस्टीट्यूशन है, हमारे यहाँ वो बिल्कुल भी फेल्ड इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी में नहीं है। अच्छा कार्य कर रही है, लोगों को उससे मदद मिल रही है। हर जगह समस्याएं हैं, रहेंगी। अनएम्प्लॉयमेंट तो यूएस में भी बहुत जबरदस्त है, बहुत से कंट्रीज में प्रॉब्लम्स हैं, पर यह है कि उनसे जूझना होगा, और सरकारें जूझ भी रही हैं, चाहे वो प्रदेश की हों चाहे वो देश की है, वो जूझ भी रही हैं। जूझना भी चाहिए, लोगों को लगना चाहिए कि उनके सुख दुख में वो साथ हैं, और इसके लिए प्रयास होते हैं, और उनकी सराहना मेरे ख्याल से अवश्य की जानी चाहिए। अरविंद जी, जब एक बार एक नक्सलवाद पर एक सेमिनार था, मैं भी उसमें वक्ता था, बड़े बड़े विद्वान आए, सबने बताया नक्सलवाद क्यों आया। बोले ऐसा था इसलिए नक्सलवाद आया, वैसा था ऐसा था, अत्याचार हुआ कि पटवारी ने गड़बड़ किया कि जैसे पहले डकैत के लिए कहते थे, भाई डकैत बनाए किसने, सिस्टम ने, दिस दैट आदि आदि। मैं तो अपने ढंग का आदमी, जिधर लोग सिरहाना रखते मैं उधर पैताना कर लेता हूँ, जिधर पैताना रखते उधर सिरहाना कर लेता हूँ। मैंने कहा जैन साहब आपके भी उसकी तवज्जो चाहूँगा। दुबे जी, मैंने कहा कारण कोई रहा हो क्या, फिर भी हाथ में बंदूक और हिंसा स्वीकार्य नहीं हो सकती। कोई कारण दुनिया का इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता, ये जान लीजिए। इसलिए बंदूक तो छोड़नी ही होगी। बंदूक छोड़िए, फिर कष्ट बताइए, देश आपके साथ चलेगा। हर आदमी बंदूक उठा लेगा, बोले मेरा राशन कार्ड नहीं बना, मैंने 5 गोली मार दी है। बोले मुझे तुरैया महंगी मिली, दुबई जी ने तमंचा निकाला और 60 5-7 निपटा दिए। बोले दूध में पानी मिला दिखा तो अनुभव चक ने पता लगा 12-14 लोग मार दिए। ऐसे चलेगा क्या? ये नहीं हो सकता। ठीक बात कही जैन साहब ने। दुनिया के अमेरिका में सार्वकालिक बड़ी महंगाई अमेरिका में जूझ रहा है। आज 9/11 का दिन है। ये दिन बड़ा विचित्र है। आज के ही दिन स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में भारत की धर्म ध्वजा फहराई थी, सनातन को वैश्विक मंच पर स्थापित किया था। आज ही के दिन 9/11 हुआ। जैन साहब ने ठीक बात कही। 9/11 के समय सबसे बड़ी बात यह थी कि पूरा अमेरिका एक स्वर में बोल रहा था। पूरा अमेरिका एक स्वर में बोल रहा था। उनके स्वरों में दुबे जी
अलग अलग वाइब्रेशंस नहीं थे। ये होना बहुत जरूरी। अरविंद सिंह जी, बताया जा रहा है कि भाई सिम्टम एक से ही हैं, जो बांग्लादेश में थे, श्रीलंका में थे, नेपाल में थे, भारत में, इसलिए एक वर्ग है जो उम्मीद से हो गया। वो कह रहा थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है लेकिन होगा। तो देखिए, मैंने पहले ही कहा कुछ विघ्न संतोषी होते हैं, उनको विघ्न से ही संतोष मिलेगा। तो ये थोड़ी कह देंगे कि ऐसा नहीं होगा, उम्मीद पाले बैठे हैं। देखिए, एक फैक्चुअल दुबे जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, डॉक्टर एस.के. दुबे जी, एक गलत जानकारी दर्शकों के सामने रखी है। मुझे लगता है कि बोलते समय डेटा के साथ और फैक्ट के साथ बोलना चाहिए। मैं उसको करेक्ट कर रहा हूँ। आदरणीय दुबे जी ने कहा कि आज महंगाई चरम पे है। आज के डेट में जो वित्त मंत्रालय के द्वारा आंकड़े जारी हुए हैं, जुलाई में जो है इस तिमाही का, उसमें महंगाई दर है 1.55%। और जब यूपीए की सरकार होती थी 2011 से 14 के बीच में, उसमें खुदरा महंगाई का औसत दर था, दुबे जी ध्यान से सुनिएगा, 9.8%। वर्तमान में जो महंगाई दर है वो 6 गुने से भी ज्यादा कम है। तो इसलिए बाकी मुद्दों पे आप आलोचना करिए, गलत डेटा प्रस्तुत करके बिना फैक्ट के बोलना ठीक नहीं है। आप डॉक्टर लिखते हैं तो डॉक्टरेट होंगे। इस तरह के तथ्यों से जिसका कोई आधार न हो, मुझे लगता है बचना चाहिए। दूसरी बात मैं बताऊं अमिताभ जी, भारत की आजादी मुफ्त नहीं मिली है, इसकी कीमत चुकाई गई है। हजार स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने खून पसीने बहाए। अटल जी की कविता की 2 लाइन मैं सुनाना चाहूंगा। वो नादान पड़ोसी अपनी आंखें खोलो, आजादी अनमोल न इसका मोल लगाओ, पर तुम्हें क्या पता तुम क्या जानो, आजादी मुफ्त मिली कीमत गई न चुकाई। तो चाहे बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, और कमोबेश मैं श्रीलंका को भी शामिल करूंगा, अंग्रेजों के एक निर्णय से ये देश बन गए, इन्होंने आजादी नहीं चुकाई है। भारत के संदर्भ में ऐसी बात नहीं है। भारत की आजादी अनमोल है, इसकी कीमत चुकाई गई है। और भारत की जो जनता है वो लोकतंत्र के मूल्यों में विश्वास करती है। और आपने बिल्कुल सही कहा, भारत में जब भी सत्ता परिवर्तन होता है, आजादी से लेकर आज तक का इतिहास है, एक चींटी भी उसमें नहीं मरती है। बहुत ही शांति से, बहुत ही आराम से सत्ता परिवर्तन हो जाता है। और मैंने पहले ही कहा कि जन विद्रोह के लिए 2 चीजें होती हैं, पहला करप्शन और दूसरा भ्रष्टाचार। ये दोनों में से कोई चीज इस सरकार में नहीं है। उल्टा विपक्ष जो सरकार पे हमलावर है, उनके वहां करप्शन भी है, क्योंकि करप्शन के केस में विपक्ष के बड़े बड़े नेता जमानत पे है और कुछ तो सजा याफ्ता भी है। और देखिए, बेशर्मी की हद देखिए कि एक तो आरोप लगता है, बाद में कोर्ट आरोप तय कर देता है, और जो व्यक्ति सजा याफ्ता हो जाता है, विपक्ष के श्रीमान लालू प्रसाद जी जैसे, उनके जैसे लोगों के द्वारा भी लोकतंत्र पर और सूचिता पर नैतिक ज्ञान दिया जा रहा है। और भारत के लोकसभा में जो नेता प्रतिपक्ष हैं, श्रीमान राहुल गांधी, उनसे गलबहियां करते हैं और उनको लोकतंत्र का प्रहरी बताते हैं। तो इस तरह के विपक्ष के बातों पे कौन भरोसा करेगा? इनके सपने पूरे होने वाले नहीं है। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, सपने ही रहेंगे। अमिताभ जी, दुबे जी, एक विस्फोटक बात बताऊं, नेपाल जैसी विस्फोटक नहीं, शास्त्रार्थ में जैसा विस्फोटक होता वैसा। तोते उड़ जाएंगे, तोते उड़ जाएंगे। कहां अठन्नी चवन्नी में घूम रहे हो? बड़ी बात समझो ना। श्रीमती इंदिरा गांधी के शासन में, जन साहब गौर करिएगा, श्रीमती इंदिरा गांधी के शासन में 70 के दौर में, दुबे जी, महंगाई दर मालूम कितनी थी? 10%, 12%, 15%, 18% नहीं। और आगे बढ़िए, भगवान का नाम लेके हिम्मत करिए, 24%। कितनी? 24% महंगाई दर थी भारत में श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में, 70 के दशक में, जब उन्होंने नारा दिया था गरीबी हटाओ। दुबे जी, मालूम है कितना? 24। उनसे भले तो मनमोहन सिंह जी थे, 10 और 11 पे तो ले आए, आधे पे। 24 में
जब 24% महंगाई दर थी तो भारत में नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसा कोई दृश्य हुआ क्या दुबे जी? नहीं हुआ ना। तो अब 1.5% पे होगा, आप ऐसी उम्मीद कर रहे हो ना? ये तो फिर ना समझी हो जाएगी भाई। 24% पर भी इंदिरा गांधी को वोट से ही हटाया। जिन्होंने 77 का चुनाव देखा है वो मेरी बात से सहमत होंगे। इंदिरा गांधी के चुनाव लड़ते समय भी इंदिरा गांधी के पीछे भीड़ डंडे लेके नहीं भागी। इंदिरा जी चुनाव हार गई फिर भी डंडे लेके नहीं भागी। देश ने कहा, इंदिरा गांधी ने देश के मन के खिलाफ इमरजेंसी लगाई, हमने उनको कुर्सी से हटा दिया, बात खत्म हो गई। तब नहीं ऐसा अराजकता हुई इस देश में दुबे जी। 24%। अब इसके बाद तो मेरे ख्याल से कुछ कहने की बात नहीं बचती। रजाई होती तो रजाई ओढ़ के बैठने का ही मामला है। नहीं, उसका मैं जवाब दे रहा हूँ जी। शायद अरविंद तो जी ने जवाब दे दोगे जी। 5 पैसे से लेके 50 पैसे का बंद होते हुए देखा है, लेकिन वो एहसास नहीं कर रहे हैं इस भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट में साफ सुथरा कहने से। ठीक है ना, आप सब्जी लेने नहीं जाते होंगे, शायद आटा दाल लेने नहीं जाते होंगे। अरे सब्जी लेने जाएंगे, सब्जी कौन लाएगा? अच्छा लगता है आंकड़े दिखाना। सुनो अभी पहले मेरी बात सुनिए, बात सुनिए। गरीब आदमी आंकड़े नहीं देखता महाराज, आप क्या बात करते हो? अच्छा, उसको जो 10 रुपए की 20 रुपए की किलो की चीनी मिलती है वो 34 रुपया हो गई, वो ये देखता है। आंकड़े गए तेल लेने, उसको आंकड़े से कोई लेना देना नहीं। वो बेचारा इसमें दुखी है कि आटा जो 20 रुपया मिलता था आज 34 रुपया मिल रहा है, शक्कर जो 25 रुपया मिलती थी आज 40 रुपया हो गई है। आप क्या बात करते हो? अरे आंकड़े तो सरकार के हथकंडे होते हैं, आज का हथकंडे दिखा देते हैं। लेकिन फिर भी मैंने वहां पे भी पहले भी ये वक्तव्य बोला है कि उनका पैटर्न अलग है परिवर्तन का, हमारा पैटर्न अलग है परिवर्तन। ऐसा नहीं है, आज का टाइम बदला है। ये की क्रांति नहीं होती अगर सोशल मीडिया नहीं होती। महाराज सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहा उसमें। आजकल आज के परिवर्तन के समय के अनुसार जीना सीखो। अगर आप 60 साल पहले की तरह की, मैं ये नहीं कहता हूं कि वो चीज यहाँ होना चाहिए, लेकिन आज संभव कुछ भी है। मैं इस बात को कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन समय कुछ भी करा सकता है। समय सबसे बड़ा बलवान होता है। समय हो तो बलवान, कुछ नहीं कह सकते हो कि कल होने वाला क्या है, आप नहीं बता सकते। आप विधाता नहीं है, आप विधाता नहीं है इसकी कल ये होने वाला है। इसलिए मैं कहता हूं कि कोई भी सरकार आए उसको इन चीजों पे कंट्रोल करना पड़ेगा। अरे बिहार में देखिए आप, बच्चे नौकरी मांग रहे हैं, नौकरी की जगह उनको लाठी मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में नौकरी मांग रहे हैं, उनकी जगह लाठी मिल रहा है। आप क्या बात करते हो? कौन से आंकड़े बिल्कुल ठीक आ जाते हो? बिल्कुल ठीक है, मेरे को ठीक समझ है, में नहीं आता। ठीक, हकीकत की जिंदगी अगर जियोगे, ठीक है दुबे जी, अंतर पता चलेगा। ठीक है। पता नहीं नेताओं को ये भ्रम कैसे हो गया और कब दूर होगा। विकट विलासिता में जीवन जीने के बाद वो दूसरे को बताते हैं कि आपको पता क्या है जमीन पर क्या हो रहा है। आप पान खाने भी प्राइवेट हेलीकॉप्टर से जाते हो और आपको जमीन का ज्यादा पता है, हैं? हमको बता रहे हो। शादी में बुलाओ, कथा में बुलाओ, तेरहीम बुलाओ, सर्विस फ्लाइट से भी नहीं आते। जैन साहब सर्विस फ्लाइट से भी नहीं आते। कहते गुड्डू जहाज निकालो, जाना है आजमगढ़। बोलो क्या? बोलो भैया के यहाँ कथा है, दुबे जी के यहाँ जाना है? वो लोग बताते हैं कि जमीन पर क्या हो रहा। अमिताभ जी आपको क्या पता जनता कितनी दुखी है? अच्छा, आप पान खाने जहाज से जा रहे हो और देश की नब्ज भी जान रहे हो। मेरे मित्र दुबे जी ने कहा कि आंकड़े गए तेल लेने। मुझे पता नहीं तेल लेने गए कि नहीं गए, लेकिन उनको ये समझना होगा तेल लेने जाएं चाहे पेट्रोल लेने जाएं, आंकड़ों से ही देश चलता है, चाहे सपा की सरकार हो और चाहे भाजपा की सरकार हो। क्या? एक बिना आंकड़े। और एक बात और कह दूं, मेरी बात हो सकता है अभी वो ना स्वीकार करें, लेकिन राहुल जी की तो स्वीकार करनी पड़ेगी, क्योंकि वो उनके घर के मुखिया हैं दुबे जी के।
राहुल जी ने क्या कहा कि सारा कुछ आंकड़े पर ही निर्भर है, आंकड़े नहीं है इसीलिए देश रसातल में चला गया। और आप कह रहे हो आंकड़े के तेल लेने। वो वही तो कह रहे हैं कि मुझे एक एक गांव में आंकड़ा चाहिए, काछी कितना है, कुर्मी कितना है, कोयरी कितना है, आंकड़े लाओ अंग्रेजी में, बिल्कुल एक्सेल शीट पे बना के खटाखट, गो वेंट गॉन। और अब आप इसी बात अगर सुन लेंगे राहुल जी, तो वो अखिलेश जी को फोन करेंगे, भाई इसको दुबई को हटाओ, ये कह रहे हैं आंकड़े तेल लेने गए। व्हाट इज दिस अखिलेश, ये क्या है? आई डोंट लाइक दिस, नो, सेक हिम, आई वांट ओनली डाटा, आंकड़ा। तब क्या करोगे? ऐसा ना बोलो, हमारी तो चलो घर की बात है, आप कुछ भी बोलो मैं तो खुशी होऊंगा, हमारे मित्रों आप। लेकिन वो लोग सुन लेंगे तो नाराज नहीं हो जाएंगे, क्योंकि वो तो कह ही रहे कि मुझे एक एक जात बोले आंकड़ों से क्या होगा। दुबे जी जैसे किसी भले व्यक्ति ने पूछ लिया, भाई आंकड़े से क्या करोगे? आंकड़े तो गए तेल लेने। तो उनने कहा कि आंकड़े तेल नहीं लेने जाएंगे, आंकड़े एमआरआई है इस देश के, एक्सरे, और मैं एक्सरे करूंगा। आपके घर के गुरु रामचंद्र जी ने कहा, जब अयोध्या से लौटे अरविंद जी, तो उन्होंने अपने संगी जो युद्ध के सहयोगी थे उनको परिचय कराया। तो वशिष्ठ मुनि के लिए कहा कि गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, जिनकी कृपा धनुज रन मारे। क्या? तो राहुल जी की स्थिति तो आपके कुनबे में वो है, वो गुरु वशिष्ठ है आपके। अब वो जो लाइन ले रहे हैं आप उसके खिलाफ लाइन ले रहे हो। आप कह रहे हैं आंकड़े के तेल लेने। 24% महंगाई दर का मतलब गूगल पर देखिएगा, रात भर नींद नहीं आएगी। भाषण कोई कुछ भी दे सकता दुबे जी, आप समझदार आदमी हो, है ना। ये गांव देहात की बात थोड़ी नहीं, बुद्धिमान लोगों की चर्चा है भाई। आप कह रहे हो आंकड़े तेल लेने गए, आपको पता ही नहीं 24% का मतलब क्या होता है इन्फ्लेशन का। और जो लोग ये कह रहे हैं कि टमाटर 20 रुपया किलो, 20 रुपए किलो से 40 रुपया किलो हो गया, 70 में महंगाई कहां थी और इनकम क्या थी भारत की। ऐसे एक दिन ये जीएसटी पर बहस हो रही थी, जैन साहब, लोगों ने ऐसे दुबे जी जैसे एक आदमी मित्र नाराज हो गए, बोले बताइए 28% लगाई क्यों थी, इतना टैक्स लगता है। मैंने धीरज से कहा, श्रीमती इंदिरा गांधी के शासन में इस देश में 97.5% इनकम टैक्स लग चुका है। जैन साहब, आपको भी सुन के झटका लगा होगा, यानी 100 रुपया इनकम है तो 97.5 सरकार के, 2.5 रुपया एसके दुबे का, ये लग चुका है इस देश में। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। प्रसाद लेके जाना, 97.5% लग चुका है मालिक, बिना प्रसाद लिए लेके मत जाना। अनुभव चक। फिर वही बात आ गई कि भारत का इतिहास बताता है कि भारत ने कभी जनादेश के अलावा सत्ता परिवर्तन स्वीकार नहीं किया, चाहे सत्ता से कितनी भी नाराजगी रही हो। उसका सबसे टॉलेस्ट एग्जाम्पल 77 है, इमरजेंसी है। उसके बाद भी और 2.5 साल के भीतर इस देश ने इंदिरा जी की जो खता थी उसको माफ किया और दोबारा से सरकार में सौंप दिया। उस देश में ये स्वप्न क्यों देखा जा रहा है कि नहीं नेपाल जैसी हालत बन जाएगी? देखिए अमिताभ जी, उस देश में स्वप्न इस देश की जनता तो देख नहीं रही है। देख वो लोग रहे हैं जो सत्ता के समय इस देश के देशवासियों को लूटने का काम करते रहे। जब जब इस तरीके की घटनाएं पड़ोस के देशों में हो रही हैं तो उनकी छुपी हुई पीड़ा, क्योंकि सत्ता से वो दूर हैं, तो वो जो पीड़ा उनके अंदर छुपी हुई है कि हम किस तरीके से इस देश के देशवासियों को लूटने से वंचित रह जा रहे हैं, किस तरीके से जो हमारा ऐशो आराम और हमारा पावर का जो राज्य था उससे हम दूर हैं, तो वो उनके अंदर छुपी हुई इच्छा बाहर आ जाती है और ये इन प्रकार वो उसको व्यक्त कर देते हैं। सोशल मीडिया का दौर है, तुरंत वो सामने रख देते हैं और वो ये प्रयास करने लगते हैं कि किसी तरीके से इस देश के लोगों को भड़काकर, इस देश के लोगों को सड़कों पर लाकर जो हम वोटों से प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं वो अराजकता से प्राप्त कर सके।
क्योंकि उनकी पार्टियां कहीं ना कहीं परिवारवाद पर, कहीं ना कहीं अराजकता पर टिकी हुई हैं। जैसे हमारे मित्र ने अभी कहा कि आंकड़े गए तेल लेने, जैसे हमारे मित्र ने कहा गरीबी आप क्या जानो हम क्या जाने, क्योंकि उनकी आंखों पर पर्दा लगा हुआ है परिवारवाद का। उनको गरीब कौन दिखते हैं? उनको गरीब दिखते हैं श्रीमान अखिलेश यादव, उनकी नज़र में गरीब है शिवपाल यादव, उनकी नज़र में गरीब है राम गोपाल यादव, उनकी नज़र में और गरीब है धर्मेंद्र यादव, उनकी नज़र में और गरीब है अक्षय यादव। जहाँ पर सीट खाली हुई तो जिस तरीके से एक आरक्षण का होता है कि उसको हम क्या बोले कि अगर परिवार का मुखिया खत्म हो गया तो उसकी जगह पर फिल इन द ब्लैंक के रूप में गरीबी हटाओ योजना के तहत धर्मेंद्र यादव बहुत गरीब हैं, इनके लिए किस तरीके से रोजी रोटी का जुगाड़ करा जाए। सीट खाली करो, धर्मेंद्र यादव को बैठाल दो, सीट खाली करो, अक्षय यादव को बैठाल दो। ये गरीब हैं, इनके लिए जेपी ने आंदोलन चलाया था। इनको शर्म नहीं आई, हमको और आपको गरीबी का ज्ञान दे रहे हैं। और जिनको आंकड़ों की जरूरत है, जो लगातार आंकड़ों की बात करते हैं, अपनी पार्टी के मुखिया की बातों को दरकिनार करके ऐसी भाषा का प्रयोग कि आंकड़े गए तेल लेने। अरे भाई, ये देश आंकड़ों से ही चलता है, कोई भी देश आंकड़ों से चलता है। और आंकड़े कोई अपने आप नहीं बना देता, आंकड़े जो वास्तव में देश के अंदर हो रहा होता है वही आंकड़े रिपोर्ट के रूप में सार्वजनिक करे जाते हैं। इस तरीके की हल्की बातें नहीं करनी चाहिए। और गरीबी क्या होती है वो आप कृपया हम लोगों को ज्ञान ना दीजिए। आप इसलिए ऐसा कह सकते हैं क्योंकि आपने बंदूक के दम पे शासन करा है, इसलिए आप आंकड़ों के साथ खेलने की बात कर सकते हैं। सबने देखा है कि किस तरीके से आपकी पार्टी ने सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर बनाई थी, किस तरीके से आपकी पार्टी ने चुनी हुई सरकारों के विधायकों को राइफल बंदूकों की दम पर उठाकर, और किस तरीके से आपने वीवीआईपी गेस्ट हाउस कांड करके सरकार बनाई थी। आप लोग लोकतंत्र की बात करते हैं, आप लोग संविधान की रक्षा की बात करते हैं, आपके डीएनए में अराजकता है। और इसीलिए जब जब पड़ोसी देशों के अंदर अराजकता होती है तो आपके अंदर वो छुपी हुई इच्छा फिर से सार्वजनिक हो जाती है। आपका मन भी होने लगता है कि बंदूक उठाकर सड़कों पर आए। और जो जनता ने आपको नकारा है जनादेश के जरिए, उस जनता को राइफल के दम पर रौंद कर आप गोलियों से तड़तड़ाकर आप फिर से सत्ता में आए और किस तरीके से जनता को रौंदने का काम करें। आप वही लोग हैं जिन्होंने अतीक को पाला था, आप वही लोग हैं जिन्होंने मुख्तार को पाला था, आप वही लोग हैं जो लगातार अतीक और मुख्तार जैसे लोगों को न सिर्फ हाथ मिलाते थे बल्कि उनके कुत्ते तक से हाथ मिलाते थे, उसको पुचकारते थे। आपने इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर हमेशा जनता को रौंदने का कार्य करा है, जनादेश को रौंदने का कार्य करा है। गरीबी के नाम पर आपने, गरीबी हटाने के नाम पर सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार का पालन पोषण करा है। भ्रष्टाचार से इस देश को, इस प्रदेश को लिप्त करने का काम करा था। और आज इसीलिए आपको कष्ट हो रहा है। श्रीमान परेशान ना होइए, नतीजा वही रहेगा 2014, 2017, 2019, 2022, क्योंकि आप जनता के मुद्दों की बात ना करके हमेशा अराजकता की बात करते हैं। इसलिए जनता आपके साथ कभी नहीं जाएगी, इस बात का विश्वास रखिए। और लगातार अभी जैसा हमारे नेता भी कहते हैं 50 साल आप नहीं आने वाले, भूल जाइए, भूल जाइए आप। भाई को भी रोकूंगा, डॉक्टर साहब को भी रोकूंगा, दोनों भाइयों को रोकूंगा, दोनों मित्रों को। नेपाल में जो एक तो ये बात सब लोग निश्चिंत रहिए, भारत कभी बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान जैसा दृश्य यहाँ नहीं हो सकता। चाहे कितनी मनौती मनाओ, चाहे कितनी मन्नत के धागे बांधो, ऐसा नहीं हो सकता। जो भी मनौती मना रहे हो, मेरी सलाह है इसमें समय न व्यर्थ करो। ये यहाँ भारत में हो ही नहीं सकता, ये भारत के रक्त में ही नहीं है, ये चरित्र कभी नहीं हो सकता। लेकिन कुछ चीजें हमको सीखनी चाहिए हर घटनाक्रम से, पड़ोस में घटे और चाहे दूर घटे। जैन साहब मेरी बात से सहमत होंगे, अरविंद जी भी सहमत होंगे, राजनीतिक मित्र भी सहमत होंगे, और जनता तो सहमत होती है। नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय साजिश एक पहलू, अमेरिका और चीन का संघर्ष दूसरा पहलू। लेकिन जो बच्चे सड़क पर उतरे, नौजवान, जैन साहब, उनका जो मैंने देखा उसमें एक आक्रोश इस बात को लेकर सर्वाधिक तीखा है, जो उनको संसद फूंकने तक की स्थिति में ले जा खड़ा कर दिया कि नेताओं के जीवन शैली विलासिता के चरम पर पहुंच गई, मुगले आजम हो गए नेता।
जनता के तन पर कपड़ा नहीं, और नेता मुगले आजम हो जा रहा। एक तो वो, और मुगले आजम हो ही नहीं रहा, वो उसकी फोटो ही डाल रहा धक्का धक। एक होता है चुप्पी मार के बैठे रहो जो अपने घर में काजू बादाम खा रहे हो, और एक होता है छत पे खाएंगे और पड़ोसी को दिखाएंगे। वो सी स्थिति नेताओं के बच्चों ने, दुबे जी, जो अपने अपने मकान की, दुकान की, गाड़ी की, लीमोजीन की, फरारी की, टरारी की जो फोटो डालते थे, फीलिंग हैप्पी विथ फरारी, तो जो गरीब नौजवान था उसके अंदर तक तेजाब पैदा हो जाता था कि सारे नाश पीटे हमारे ही संसाधनों को लूट लूट के हैं, हॉलैंड, पोलैंड और इंग्लैंड में मकान फ्लैट लेके रह रहे हैं, और हम यहां धक्का खा रहे हैं। फिर उनको लगा कि हमको मुक्ति नहीं मिलेगी। क्यों? बाप मर जाएगा तो लड़का है, और लड़का मर जाएगा तो लड़के का लड़का है। हमको इनके शिकंजे से मुक्ति नहीं मिलेगी। तीन चीजें, नेताओं की विलासिता, भ्रष्टाचार के से पैदा धन के चलते, नेताओं के परिजनों की विकट विलासिता, और भयंकर वंशवाद। इन तीन चीजों ने नेपाल को की आग को और तीखा किया और प्रज्वलित किया। मैं इस पूरी 1 घंटे की बहस के समापन इस बात से करूंगा, यहां पर भारत की राजनीति को सीखना चाहिए। अपना जीवन सरल रखिए, अपना जीवन सहज रखिए। आप धरती पर बैठे हुए भगवान नहीं है मित्र। अरे जो मुगल नहीं कर पाए वो आप करते हो। आप सर्विस विमान से चलना बंद कर दिए। जैन साहब, इस देश में कम से कम 500 नेता ऐसे हैं जो सर्विस विमान से नहीं चलते। अपन तो विमान से भी चलना बहुत महंगा है, लेकिन वो तो अपना जहाज ही रखते, जिसे हम लोग स्कूटी रख लें कि भाई कहीं जाना है स्कूटी से चले जाएंगे। उन्हें कहीं जाना होता मतलब गुड्डू जहाज निकालो। ये सामान्य आदमी कहता भैया ऑटो निकालो, रिक्शा निकालो, है आल्टो निकालो, है पानी बरस रहा आल्टो से चले जाएंगे। वो कहते हैं जहाज निकालो यार, आज थोड़ी तबीयत बुरी हो रही है, केशव के यहाँ पान खाएंगे बनारस में। बोले ठीक भैया, और एक फोटो भी डाल दी किसी चेले ने, फीलिंग हैप्पी है विद भैया गोइंग बनारस। तो जनता लठियाएगी नहीं? लठियाएगी ना, फिर तो लठियाएगी। इसमें क्या नेपाल और क्या चाइना। एक बात और कहता हूं, ऐसी ऐसी शादियां होती हैं जैन साहब राजनीतिक परिवारों में, 7 स्टार फेल। क्या 5 स्टार की तो हैसियत नहीं, 7 स्टार फेल। एक शादी हुई हमारे प्रदेश में, मैं नाम नहीं लूंगा, हम भी इनवाइटेड थे। उसमें बताया गया स्विस कॉटेज बनी। हम तो भैया रामनगरिया वाले आदमी 40 दिन माघ में साधु संतों की कुटिया में जाते थे। जैन साहब, पहली बार हम देखे कि ये स्विस कॉटेज क्या बवाल है। लक्ष्मी का बेहिसाब नर्तन, किसी ने कहा 150, किसी ने कहा 250, किसी ने कहा 300 करोड़, और उसकी फोटो भी चली रामलाल श्यामलाल को बधाई देते हुए, फीलिंग हैप्पी। मटुकनाथ भी देख रहा है अपने खेत में बीड़ी पीता हुआ। वो कह रहा देखो ससुर, हैं कल तक हमारे साथ घूमते थे, हैं वो आज देख ले भैया कैसे मौज ले रहे। और दुबे जी की जानकारी के लिए बता दूं कि इस पर तो भारत को सोचना चाहिए। जन साहब, एक व्यक्ति था, नाम नहीं लूंगा नहीं तो बड़ी बुराई भलाई हो जाती मेरी। वो साइकिल पर चूहा मार दवा बेचते थे, वो छोटा सा माइक्रोफोन लेके, हैं चूहा हो छिपकली हो दवा डालो साफ। वो एक बार एक राजनीति में आ गए, फिर एक जांच में फंसे, तो उनकी संपत्ति का एक आंकलन हुआ 10,000 करोड़ प्लस। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। और भगवान के आशीर्वाद से उनके कागज पर उनका कोई उद्योग व्यापार कुछ नहीं था, केवल जनसेवा करते थे 24 घंटे।
मैंने बहुत उनसे पूछा कि तुम्हें हमारी कसम हमें भी मंत्र बता दो, बोलो ना प्लीज ना, क्या हमें बना दो, मैं टीवी बता दूंगा पूरी प्रदेश की जनता को उस मंत्र से 10,000 करोड़ की आय हो जाए, इससे अच्छा क्या है? फिर मेरा प्राण भी चला जाए तो कोई बुराई नहीं, भारत की गरीबी तो कट जाएगी। मैंने कौन सा श्री यंत्र है, लक्ष्मी यंत्र है, हमें भी बताओ, दिवाली पर बांट दे बनवा के। तमाशा करते हो यार। एक शादी हुई जैन साहब, आप भी गए होंगे उसमें, और नहीं गए होंगे तो न्योते तो गए होंगे, बड़े पदों पे आप रहे। उसमें जो खाने बाने का जो हॉल बना, अनुभव चक, हो सकता है आप भी गए हो, आपका भी सिस्टम ठीक था। वो बर्फ का बना जैन साहब, विदेश से टेक्निक आई थी। अरे मैंने कहा बवाल भाई, ये क्या बात है? और वो भी रंग बिरंगी बर्फ का पूरा दीवारें। और एक रूपक के साथ बात समाप्त कर तुम्हें जी आनंद आ जाएगा। रात में सोचना कि क्या कह रहे थे हम, तो आनंद आएगा। ये 2 रोटी ज्यादा खाएंगे। उनके अंजन साहब मालूम क्या था, जिसे अनुभव चक ने कहा यार मैं निकल रहा हूं, क्या? और अरविंद सिंह व्यवस्था देख रहे, तो अरविंद सिंह ने कहा कि ए गुड्डू जहाज लगवाओ भैया के लिए, भैया दिल्ली जाएंगे। जैन साहब ने कहा कि रुक जाओ, हम बस कुल्फी खा ले, हम भी चल रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं। बोलो ना आपके लिए दूसरा लगेगा, बोले आप निकलो। क्या मैंने देखा एटीसी फेल हो गया दिल्ली का, लखनऊ का। जैन साहब याद आई कुछ शादी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल फेल हो गया। बोला भैया इतना तो हजरतगंज में टेम्पू नहीं, कानपुर में पी रोड पर उतना तो टेम्पू नहीं, गाजियाबाद में ये महाराजगंज में उतना टेम्पू नहीं जितने जहाज चल रहे थे, सटा सट आवाजाई। वो सब लोग भी गरीब जनता के वो थे सेवक। उनकी तो सबकी सुताई होनी चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं, उसकी सुताई होनी चाहिए भाई। इस देश में गरीब के नाम का ताबीज बांधकर राजनीति करने वाले लोग विलासिता के चरम तक है। उनके घर का पायदान भी भारत के सामान्य घरों में पाए जाने वाले पायदान से मैच नहीं करता, बाकी तो छोड़ दीजिए। जानवर भी विदेशी, गंभीरता के साथ कह रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं जैन साहब। जानवर भी विदेशी, तोता भी गंगा पार वाला नहीं। हमने पूछा है तोता कहां से लाए, बड़े साइज का है। बोलो भाई साहब ये मकाऊ है, ये तोता नहीं है, ये 2.5 लाख का मंगवाया था विदेश से। आप समझ रहे हो ना अरविंद जी, हंसिए नहीं, ये नेताओं की बात बता रहा हूं, मैं नाम भी खोल सकता हूं। क्या देश के लोगों को ये सब देखकर चिढ़ नहीं लगती होगी? लगती होगी। जब गरीब अस्पताल की लाइन में लगा है और उसके लिए 10 रुपए का संकट है, 100 रुपए का संकट है, उसको नहीं समझ में आता कि क्या हो रहा है। विदेश की फोटो, देश की फोटो, वैभव की फोटो, विलासिता की फोटो क्षुब्धता पैदा करते हैं। लक्ष्मी का भोला प्रदर्शन समाज में आक्रोश पैदा करता है, और खासतौर पर जब राजनेता ऐसा कर रहे हो तो और ज्यादा आक्रोश पैदा करता है। ये ध्यान रखिएगा। एक अधिकारी पकड़ा गया था, इंजीनियर था, उसके ऊपर छापा पड़ा था, दुबे जी। 2.5 किलो हीरा निकला था। कितना? बोलो जोर से, 2.5 किलो। अनुभव चक से लेके अरविंद सिंह तक के यहां और इंक्लूडिंग मी किसी घर 2.5 किलो जीरा नहीं होगा। भैया के 2.5 किलो हीरा निकला था। और तनख्वाह कितनी थी जैन साहब? तनख्वाह मालूम कितनी थी उनकी, जो स्टेट बैंक में आती थी? 70,000। और बाहर एक ऑडी खड़ी थी, ऐसे धूल खा रही थी, उसकी डिक्की में 7 करोड़ पड़े थे, ऐसे पड़े थे, मतलब लोड नहीं लिया था उसका। प्रणाम। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला, आरप्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आरप्योर मसाला। पाक दुम दुम
अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और प्योर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और प्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।